नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आरआरबी स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर का है जो 2019 का जुलाई 20, तो हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। शिफ्ट 1 में का जो पेपर थे उसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और कई लोग ने कमेंट आई की थी कि जो नॉन नर्सिंग एमसीक्यू है उसका भी डिस्कशन करवाइए। तो आज हम नॉन नर्सिंग जो एमसीक्यू है उसका भी डिस्कशन करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिखा आया है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमें 100 एमसीक्यू पूरे कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो और पूरे एमसीक्यू देखना। जो नर्सिंग के एमसीक्यू है उसमें हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आंसर देखेंगे वो तो आपको पता ही होंगे, हमारे अगले एमसीक्यू में आपने देख लिए होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, आप देख रहे हो कि अ ट्रेन पास अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 34 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 29 मीटर प्रति पर सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन पूरी गुजर जाती है, तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी वो क्या है ये हमें ढूंढनी है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उस उसको पास ट्रेन करती है जो 30 पर सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पास करती है वो 50 सेकंड में। तो यहाँ और ट्रेन की स्पीड भी दी गई है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें ढूंढनी है। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वो भी मीटर में, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर है बी, 464 मीटर। ये कैसे, तो चलो समझते हैं झड़प से। तो देखिए यहाँ स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो इज इक्वल टू लेंथ जो ट्रेन की है बाय उसने जो टाइम लिया है पास मैन को पास करने में, वो है 34 सेकंड। तो यहाँ 29 हमें जो स्पीड है वो दी गई है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो नहीं दी गई है, लेकिन जो एक आदमी खड़ा है उसको पास करने में 34 सेकंड लिया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय 34 सेकंड है। यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, तो 29 इंटू 34। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ हमें मिल गई है 986 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। तो ये लेंथ है हमें मिल गई है ट्रेन की। अब बात करते हैं जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, उस इसी तरह से हम प्लेटफॉर्म की भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ 29 की स्पीड से ट्रेन जा रही है 50 सेकंड में, 50 सेकंड में ये पास करती है किसको, एक प्लेटफॉर्म को, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो 1450 के अराउंड प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। लेकिन ये जो लेंथ आई ये ट्रेन के साथ आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ पहले आती है, ये ट्रेन आ रही है दोस्तों, यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो इधर से आ रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा गिनना प्लेटफॉर्म, तो और यहाँ ये ट्रेन पूरी गुजर जाएगी, यहाँ से इस तरफ से जा रही है, तो पूरी गुजर जाएगी ट्रेन, तो यहाँ तक का काउंट करेगी। तो ये इसका भी जो लेंथ है वो भी काउंट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म जो हमने पहले निकाली थी टोटल लेंथ प्लेटफॉर्म की, उसमें से जो ट्रेन की लेंथ हो वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर 464 मीटर बचेगा। इस तरीके से लेंथ निकाली जाती है दोस्तों। ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्ट्रेट टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस। तो सोडियम कार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डिगोक्सिन, या तो हमारा सही आंसर है दोस्तों एपिनेफ्रिन। ये नर्सिंग एमसीक्यू हमने कवर कर लिया है। हमारा अगला एमसीक्यू, हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ द सैक लाइक अ सिस्टम मेनिंजिस filled with a spinal fluid is known as। तो इसको क्या कहते हैं, रेस्टेसिस, या फिर मेनिंगोमाइलोसेल, या फिर इंसेफेलोसेल, या फिर मेनिंजोसेल। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेनिंजोसेल। ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो स्पाइनल फ्लूइड जो फ्लूइड होता है वो हर्नियल प्रोट्रूजन सैक लाइक सिस्ट हो जाता है मेनिंजिस को, और स्पाइनल फ्लूइड उसमें भर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेनिंजोसेल। तो ये सही आंसर हमारा है। विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राइसोमी 18। ये हमने आगे डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम,
एडवर्ड सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। तो हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया था इन तीनों के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो अगले हमारे वीडियो देख लीजिए। यह हमारा सही आंसर है एडवर्ड सिंड्रोम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंस इज नोन एज। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ऑब्जर्व बिहेवियर का, तो उस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड या फिर कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो यहाँ ये एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उनका इसका ये डेफिनेशन है, तो इसका सही आंसर ये रहेगा ए। द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस induced by conditioning and skill used to suggestion is known as। इसको क्या कहते हैं? एवर्जन थेरापी, कॉग्निटिव थेरापी, हाइप्नोसिस, रिलैक्सेशन थेरापी। यहाँ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका भी हमने डिस्कशन अगले एमसीक्यू में किया। जो स्किल का यूज करते हैं हम और उसको किसी की कंडीशन को जानने के लिए कंडीशनिंग अप्लाई करते हैं कॉन्शियसनेस को अल्टर करके, तो उसको कहते हैं हाइप्नोसिस। तो हमारा आंसर रहेगा सी, हाइप्नोसिस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अल्टर इज अ कोड ODWUH देन हाउ इज डेप्थ कोड इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि जो अल्टर लिखा है इसका कोड होता है ODWUH, तो इसी लैंग्वेज में डेप्थ का कोड क्या होगा? ऐसा ये एक रीजनिंग या बोल सकते हैं, ऐसा एक सवाल है। तो इसका ये आंसर होगा, ये होगा, ये इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसको समझने के लिए दोस्तों इसको समझना पड़ेगा कि अल्टर का कैसे ये ODWUH हुआ है, फिर इसका हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको समझने के लिए इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ कि ए है HGSKW। तो ये कैसे है? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ दोस्तों ABCD हमने अल्फाबेट पूरा लिख दिया है नंबर के हिसाब से, MNOPQRSTU, ठीक है, नंबर के हिसाब से लिख दिया। यहाँ पर ए है और ए का क्या हुआ है? ओ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए का ओ हुआ है, तो ए का। और एल का क्या हुआ है दोस्तों? यहाँ देखिए एल का डी हुआ है, तो जो एल था उसका डी हुआ है। तो यहाँ ए और डी नजदीकी है, तो मतलब ए का ए जो है और एल। तो एक मिनट दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ए एल टी ई आर, ठीक है, और हुआ क्या है? ओ डी डब्ल्यू यू और एच, ये हुआ है। तो ये ए का डी, या ये डी है दोस्तों, बी नहीं है, डी है। तो ए का डी हुआ है, तो ए का डी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 प्लस हुआ है, तो इसमें 3 प्लस हुआ है, ठीक है, ए में। तो यहाँ पर उसी तरह एल में 3 प्लस कीजिए, तो देखिए एल एम एन ओ, तो आया ओ, एल एम एन ओ, 3 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए टी है, उसमें 3 प्लस करके देखते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर डब्ल्यू आता है, तो बीच में क्या है? डब्ल्यू है, हाँ दोस्तों डब्ल्यू है, तो इसका सीधा इधर लिखा गया है। ई का क्या है? तो देखिए यहाँ ई का क्या हुआ है? 1 2 3, यहाँ फिर भी 3 प्लस करते हैं तो एच हुआ है, तो एच कहाँ है? यहाँ पर है। तो आर का क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए, यहाँ पर क्रॉस है थोड़ा पहले, तो आर का यू हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, देखिए 1 2 3, यहाँ आर का यू हो रहा है। तो उसी तरह के इसी लैंग्वेज का उपयोग करके हमें डेप्थ का बनाना है। तो अब डी है, तो डी का क्या होगा? तो डी में +3 करना है, 1 2 3, तो 3 होगा, ठीक है, तो जी आएगा। लेकिन कौन से नंबर पे? ए का दूसरे नंबर पे आ रहा था डी, तो डी का जो जी होने वाला है वो दूसरे नंबर पर होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जी है, तो ये एमसीक्यू ए में है, तो ये आएगा। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो सीधा डायरेक्ट हम डब्ल्यू को देख लेते हैं। डब्ल्यू, तो जो टी है उसका डब्ल्यू बनने वाला है, तो टी का डब्ल्यू बन रहा है, तो देखिए 1 2 3, तो टी का यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा है दोस्तों, तो ये सही आंसर है। इसी तरह के आपको सोचना पड़ेगा कि ये
कोडवर्क क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ये नॉन नर्सिंग है जो आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा आपको बर्बाद करना नहीं है। आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये कोडवर्क कौन सी कोडिंग पर बने हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च, या फिर टाइम सीरीज रिसर्च, क्रॉस सेक्शन रिसर्च। इसका सही आंसर है दोस्तों क्रॉस सेक्शन रिसर्च। डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर इन इन टाइम, एक ही पॉइंट पर एक टाइम पर दिया जाए तो उसको क्रॉस करने के लिए ये ऐसा डेटा लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस विच लीड टू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो इसको पर्ट चार्ट कहते हैं, GANTT चार्ट कहते हैं, टेबल मार्किंग कहते हैं, या बेंच मार्किंग कहते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस लीड्स टू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसको क्या कहते हैं? एक डेफिनेशन है, तो उसको कहते हैं बेंच मार्केटिंग। एक बेंच मार्केटिंग की डेफिनेशन है दोस्तों। उसको पूरा समझने लिए हम एक पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमें अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंजन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग स्कॉलरी आर्टिकल। कौन सा सर्च इंजन मोस्ट हेल्पफुल है? वेब क्राउल, स्क्राइस, गूगल स्कॉलर, या फिर बिंग। तो यहाँ सबको पता है दोस्तों, गूगल का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, तो गूगल ही हमारा आंसर रहेगा। ये कॉमन MCQ था। विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी हमारा नर्सिंग का है, पेरिटोनियम, मेनिंजिस, पेरिकार्डियम या प्लूरा। तो आपको सभी को पता ही है, मेनिंजियस जो होता है वो प्रोटेक्टिंग लेयर है किसका? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन का एक लेयर है। Which one of the following is used to record the labor event? लेबर की जो इवेंट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? जो सेल्वरमैन असेसमेंट, हिटोस्कोप, अबगार या पार्टोग्राफ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पार्टोग्राफ। आपको पता है पार्टोग्राफ में सर्वाइकल डायलेटेशन, BP, विटल हार्ट रेट, सब कुछ टाइम वाइज चेक किया जाता है और लिखा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा पार्टोग्राफ। अगला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड टू कलेक्ट डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की कौन? लाइफ हिस्ट्री, क्लोज एंड क्वेश्चन, जो इन डेप्थ इंटरव्यू, या फिर डायरीज। तो इनमें से जो क्वांटिटेटिव मेथड कौन डेटा कलेक्शन की, तो वो आएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो क्लोज एंडेड होने चाहिए, उसका सीधा आंसर मिल जाना चाहिए, तभी हम डेटा कलेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। हम किसी से पूछे तो उसका जवाब वो क्लोज एंडेड देना चाहिए, ना कि गोल गोल हमें घुमाए। ठीक है। विच इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट with a chronic obstructive pulmonary disease. Which intervention for the patient is chronic obstructive pulmonary disease? Chronic steroid therapy, high carbohydrate diet, high flow oxygen, या फिर पर्स लिप ब्रीदिंग। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पर्स लिप ब्रीदिंग। हमने आगे डिस्कशन इसका पूरा कर लिया है। विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, इसका भी डिस्कशन हमने कर दिया था दोस्तों। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम, इनमें से कौन सा थिकेस्ट लेयर है? तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, जो मायोमेट्रियम है मिडल लेयर यूट्रस का, वो सबसे थिकेस्ट है, ठीक है, थिक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो सिर्फ डिलीवरी के दौरान जो होता है तभी थिक होता है। नेक्स्ट, द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका भी डिस्कशन हमने किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हेल्थ डियोटेरेटिंग हेल्थ टू मदर इज नोन एज, जो एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसकी जो मदर की हेल्थ बिगड़ती है उसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्पसिया, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, अबॉर्शन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, क्योंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन BP की बात ही नहीं की गई है,
प्री एक्लेम्सिया में भी इसमें भी बीपी की बात नहीं, और अबॉर्शन की तो बात ही नहीं है। तो हाइपर इमेसिस इसका मतलब ये होता है वॉमिटिंग, और ग्रे डेनम का मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो हाइपर हो एक्सेसिव हो जाता है तो उसको हाइपर एमेसिस ग्रे डेनम कहते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ये भी एक ऑस्किलेशन का जो एमसीक्यू है वो पूछा गया था एग्जाम में। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्केलेंस या फिर एम्पलीट्यूड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ही ये नोट किया जाता है वाइब्रेशन को। तो वाइब्रेशन कितने फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी पे नोट किया जाता है। द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड, एक कंडीशन है जो पेशेंट होता है वो एक रोप को, रस्सी को देखता है और डर जाता है, तो और उसको मान लेता है कि ये सांप है, तो उसको क्या कहते हैं? डीपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या फिर डिल्यूजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि यहाँ पर कुछ स्टिमुलाई है, विथ स्टिमुलाई होता है, यहाँ पर रोप है, रस्सी है, और विदाउट हो, अगर कुछ हो ही नहीं तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। विदाउट स्टिमुलाई, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर रस्सी थी, मतलब क्या आएगा? इल्यूजन। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी कम्युनिकेशन यूज की जाती है? विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, विजुअल टू वे या फिर ऑडियो विजुअल टू वे। यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दोस्तों, उसमें एक तरफ से वीडियो आता है, दूसरी तरफ वीडियो जाता भी है, दोनों तरफ के वीडियो एक दूसरे को देख सकते हैं, इसकी वॉइस ये भी सुन सकते हैं और इसकी वॉइस ये भी सुन सकता है। तो ये टू वे हुआ, तो टू वे आएगा पहले तो, और ऑडियो विजुअल दोनों में होता है तो ऑडियो विजुअल टू वे। तो हमारा आंसर रहेगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, कहाँ पर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएटेड है? दिल्ली, पंजाब, बिहार या हरियाणा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। आपको पता ही है रेड फोर्ट कहाँ आया, दिल्ली में आया है। ठीक है। Which one of the following is used to assess the quality of nursing care? Which one of the following is used to assess the quality of nursing care? Nursing care का assess कौन, quality कौन? तो बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग ऑडिट, फिजिकल प्लान या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जो होता है नर्सिंग केयर की क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं है, वो कौन चेक करता है? जो नर्सिंग ऑडिट आता है उसमें चेक किया जाता है। नर्सिंग जब ऑडिट आता है तो सब कुछ चेक किया जाता है, नर्स अच्छे से काम कर रही है या नहीं है, पूरा सब कुछ जो मैनेज कर हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है या नहीं, वो सब नर्सिंग ऑडिट में किया जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म एज, उसको क्या कहते हैं? एपनिया, ट्रेकिकार्डिया, यूपनिया, ब्रेडिकार्डिया। या कार्डिया तो आएगा नहीं, तो ये दोनों नहीं आएंगे, एपनिया या फिर यूपनिया दोनों में से एक आएगा। तो सही आंसर है दोस्तों यूपनिया, यूपनिया कहते हैं, एपनिया तो नहीं आता। ये हमने डिस्कस कर लिया है ये कहाँ आता है, तो ये देखने के लिए आप वीडियो देख लेना। और जो ब्रीदिंग नहीं होता उसमें एपनिया आता है, यूपनिया नॉर्मल रिदम और नॉर्मल रेस्पिरेशन का नाम है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है which one of the following experience do not easily reach to awareness? Which one of the following experience do not easily reach to awareness? अवेयरनेस इजीली नहीं कर सकते उसको, प्रीकॉन्सियस को, सेमी कॉन्सियस को, कॉन्सियस को या अनकॉन्सियस को। तो देखिए प्री कॉन्शियस जो हो रहा है उसको हम अवेयरनेस कर सकते हैं, सेमी कॉन्शियस उसको हम जगा कर सकते हैं, जो कॉन्शियस होता है उसको तो अवेयरनेस वो तो अवेयरनेस होगा ही, कहाँ है, कैसा है, क्यों है पेशेंट। लेकिन जो अनकॉन्शियस वो जो पेशेंट जग ही नहीं रहा है, वो सोया हुआ है, जो बेभान अवस्था में है, तो उसको क्या कर सकते हैं? वो अवेयरनेस नहीं लाए, तो नॉट पूछा गया है, तो हमारा अनकॉन्शियस जवाब आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी तो आएगा नहीं, ये दोनों सर्जिकल प्रोसीजर है।
तो नेचुरल में फैमिली प्लानिंग पूछा गया है तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग आएगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसके दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होंगी नहीं, तो ये फैमिली प्लानिंग नेचुरल है। ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस यहाँ आएगा नहीं, तो हमारा आंसर आएगा सी, ब्रेस्ट फीडिंग। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, जो प्रोटीन म्यूकस में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूटेन, म्यूसिन, न्यूमिन या फिर मायोसिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, म्यूसिन। जो प्रोटीन प्रेजेंट म्यूकस में होता है उसको क्या कहते हैं? म्यूसिन। ये एक डेफिनेशन ही है। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टेरियल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। तो जो हार्मोन, कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर ल्यूटिनाजिन। यहाँ पर सही आंसर रहेगा दोस्तों सी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्योंकि जो जो ब्लड प्रेशर, जो हेमरेज, सीवियर हेमरेज हो जाता है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सीवियर हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो जो बॉडी का फ्लूइड है उसको कम करने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन जरूरी है, जो ब्लड, जो फ्लूइड है बॉडी में से फ्लूइड कम घटाए, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। The chairman and the member of the Union Public Service Commission hold office for a term of, कितने टर्म के लिए जो यूपीएससी का होल्ड ऑफिस में मेंबर, जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, वो इतना टर्म कितने साल की होती है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। इसका सही आंसर है दोस्तों 6 साल। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है, ये देखिए दोस्तों, ये आया है जनरल एमसीक्यू मैथमेटिकल। 1750 boys and 1250 girls are examined in the test. जो 42% है और द एंड बॉयज 36 ऑफ द गर्ल्स पास इन द टेस्ट में पास होते हैं। दो परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल, कितने परसेंट फेल हुए होंगे? तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 62.5, 60.5, 61.5 या फिर, तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी। कैसे आया? तो ये देखते हैं 60.5, तो ये दिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स, टोटल कितने हुए? 3000 है। देखिए 1750 और 1250, टोटल 3000 स्टूडेंट है। उनमें से जो पास हुए हैं, 1750 में से जो पास हुए हैं वो कितने हैं? तो 42% ऑफ द बॉयज एंड 36% गर्ल्स पास हुई है। तो 42% बॉयज पास हुए हैं, तो उसका मतलब है जो 58% है वो फेल हुए हैं। ठीक है, तो फेल कितने हुए? तो 1750 में से 58%, इसका मतलब है कि 1015 बच्चे फेल हुए हैं। 1015 बच्चे क्या हुआ है? फेल हुए हैं। उसी तरह से 1250 में से 64%, क्योंकि 36 ही पास हुई है गर्ल, तो 64% फेल हुई होंगी, तो 800 फेल हुई है। तो अब ये टोटल, पहले इनको टोटल कर देते, तो कितने फेल हुए हैं? तो 1815, इन दोनों का टोटल करते हैं, बाद में उसको डिवाइड करते हैं 3000 से इंटू 100, तो जो परसेंट आएंगे वो 60% आएंगे। तो हमें टोटल में से इतनी गर्ल, तो हमारे 3000 जो गर्ल थी उनमें से 1815 बच्चे फेल हुए हैं, और उसको डिवाइड बाय 300 करके इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 60। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारा अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गॉट द प्यूलिट्जर प्राइज ऑफ फ्रिक्शन इन 200 2019 में? तो यहाँ पर देखिए, द ओवर स्टोरी, द आर्ट ऑफ वॉर, द व्हाइट टाइगर, द साइलेंट
पेशेंट। तो इसका सही आंसर है द ओवर स्टोरी। द ओवर स्टोरी में जो ये पुलित्जर प्राइज है वो दिया गया था, किसको? द ओवर स्टोरी को, 2019 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक? पेशेंट की बैक को सपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? बेड, क्रेडल, फुटबोर्ड, बैक रेस्ट, कार्डियक टेबल। यहाँ सबको पता है बैक रेस्ट का उपयोग किया जाता है जो फिजिकल होता है, ठीक है, मैकेनिकल। तो यहाँ पर आंसर सी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को किसने डिस्क्राइब किया था, इंट्रोड्यूस किया था? विलियम्स हार्वी, एंटोनी वैन ल्यूकोक, जॉर्ज और मेंडल, या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ग्रिगर मेंडल। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस किया था। अगला एमसीक्यू देखते हैं, अ प्रिसेनाइल degenerative disease of the brain affecting the frontal lobe is called? जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का उसको अफेक्ट करते हैं, जो प्रिसेनाइल डिजनरेटिव डिजीज, उसको क्या कहते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेजम, पिक्स डिजीज, या फिर नियोलोजिज्म? तो उसको सही आंसर है पिक डिजीज। उसको पिक डिजीज बोलते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना, फ्रंटल लोब को अफेक्ट करने वाले जो डिजीज है प्रिसेनाइल डिजनरेटिव डिजीज, उसको क्या कहते हैं? पिक्स डिजीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर द? कौन सी रिवर के पास कोलकाता सिटी सिचुएटेड है? तो ऐसे दोस्तों हमारे भारत में कौन सी नदी के पास कौन सा बड़ा शहर, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी जीके जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। हुगली हुगली रिवर, कृष्णा रिवर, या फिर गोमती रिवर, या फिर सतलेज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास कोलकाता सिटी है, वो ब्रिज आपने देखा होगा, तो हुगली रिवर पर है, ठीक है। हमारा आंसर रहेगा हुगली, ए। अ गर्ल स्टैंड ऑन द लॉन फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एकदम सीधा और सामान्य एमसीक्यू है, लेकिन इसको पढ़ने में और इसको समझने में इतना देर लगाते थे स्टूडेंट, बहुत देर लग जाती है। यहाँ पर देखिए एक गर्ल है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। गर्ल स्टैंडिंग ऑन द लॉन फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, शी टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज द सी फेसिंग? कौन सी डायरेक्शन में भी वो खड़ी होगी बाद में? तो ये देखिए दोस्तों, पहले तो वो खड़ी है ईस्ट, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं और एक क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ, ये नॉर्थ। एक मिनट दोस्तों, ईस्ट वेस्ट, यहाँ नॉर्थ आएगा और यहाँ पे साउथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या ये जो गर्ल है यहाँ पर खड़ी है, दोस्त समझ लो कि यहाँ पर खड़ी है, तो वो अभी ईस्ट को, ईस्ट की ओर है पहले, तो ये इधर इधर देख रही है, ठीक है। तो अब वो टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जो घड़ी हमारी घूमती है, इस तरफ से घड़ी घूमती है, उसके कांटे इस तरफ से इस तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो ये एक जो होता है वो 90 का होता है, तो इसको 45, तो इस डायरेक्ट ओ यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में उसका फेस रहेगा, ठीक है। वो क्लॉकवाइज फिर डायरेक्शन है। फिर 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 135, तो पहले तो ये अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तो फिर वापस घूमने वाली है ये लड़की, तो जो 135 डिग्री है, तो समझ लिए ये 90 है। पहले ईस्ट, ये जो ये है ये 90 है, प्लस वो घूमी थी कितना इधर, तो वो हो 45, तो इसका टोटल क्या होता है? तो इसका 135 होता है। तो ये 45 और ये 90 डिग्री घूमेगी, तो इसका क्या होगा? ये नॉर्थ के साइड सीधा देखने वाली है। तो यहाँ
देखिए वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट या साउथ, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। इतना सीधा होता है हमारा एमसीक्यू के लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ फिर से एक बार समझा दो, लड़की यहाँ खड़ी है, ऊपर की ओर देख रही है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है 45 डिग्री, तो इतना होता है 45 डिग्री है ये। बाद में वो ये 90 और ये 45, ये टोटल होता है 135, तो ये फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये पीछे घूमती है, तो ये सीधा ये 45 और ये 90 टोटल इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये ईस्ट था और ये नॉर्थ है, तो इसका सही आंसर रहेगा नॉर्थ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 385 we get 54 as a remainder. On the dividing the same number by 55, what will be the remainder? तो कौन सा रहेगा? तो आंसर है 54, 50, 48 या 52। तो जो रिमाइंडर की बात की गई है, जो बचने वाला है जो डिवाइडिंग करने के बाद, तो वो इसका सही आंसर रहेगा 54। क्योंकि दोस्तों जो 385 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इतना ही बचेगा। वो 55 से करेंगे तो भी इतना ही बचने वाला है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करेंगे तो भी इसके पास की जो अंक है वो 54 ही है, तो यही आंसर रहेगा। द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass and moving with the uniform velocity is। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कौन सी है? 1/2 mv² mv, या फिर 1/4 mv², या फिर mv²। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/2 mv²। इसका सही आंसर है 1/2 mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ पोलाटोमिक मॉलिक्यूल? तो क्लोरीन, सल्फर, या फिर आर्गोन, या फिर नाइट्रोजन। यहाँ पोली एटोमिक, यहाँ क्या पोली एटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है? तो पोली जहाँ जिसका जो एटम होता है वो एक से ज्यादा होता है, मोनो नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। तो एक सल्फर ही होता है जो सल्फर है, जो पोली एटोमिक है, जिसमें 8 सल्फर होते हैं, S8 होते हैं, इस सब में एक एक होते हैं, तो ये मोनो है। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। ये भी हमने क्लियर किया था, इन्फ्लामेशन, एडेमा, एपिस्टेक्सिस, या फिर नेक्रोसिस। जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एडेमा। ठीक है, which grafting is of burn wounds are covered with the patient own skin? ग्राफ्टिंग के लिए पेशेंट की ओन स्किन को लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? होमोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, या फिर हेटेरोग्राफ्ट। तो पेशेंट का ओन लिया गया है दोस्तों, तो यहाँ खुद का आएगा तो ऑटोग्राफ। ठीक है, यही आंसर है हमारा ऑटोग्राफ। What is the most reliable means of the obtaining nursing knowledge? Most reliable means for authority, tradition, trial and error, या फिर साइंटिफिक रिसर्च। तो और नर्सिंग नॉलेज के लिए ऑब्टेन किया जाता है तो एक साइंटिफिक रिसर्च हो जाता है, तो हमारा सही आंसर है साइंटिफिक रिसर्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच पॉपुलेशन यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? इसके बारे में पूरा डिस्कशन हमने अगले वीडियो में किए हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सब सेंटर में कितने आते हैं। तो हमारा आंसर ए, बी, सी, डी में इनमें से कौन सा आएगा? 30,000 से 50,000, 50,000 से 70,000, या फिर 1,20,000 से 1,90,000, या फिर 80,000 से 1,20,000। तो हमारा सही आंसर है 80,000 से 1,20,000। पीएचसी सब सेंटर में कौन सा आते हैं वो हमने डिस्कशन आगे वीडियो में किया है, पूरे वीडियो भी नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सभी एमसीक्यू डिस्कस किए गए हैं।
द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and it is a term as। तो ये 19 में पूछा गया सवाल है। मीनार्की, मेनोपॉज, मेनोस्टार्ट या नॉन ऑफ द अबव। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है गर्ल्स में उस प्यूबर्टी एज में तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मीनार्की बोलते हैं दोस्तों। सही आंसर है ए। मेनोपॉज का मतलब है जो पॉज हो जाता है, जब बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कहते हैं। मेनोस्टार्ट नहीं है, नॉन ऑफ द अबव कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल बाय एनकरेजिंग हिम टू डिस्कवर द रीजन फॉर हिज बिहेवियर इज कॉल्ड। द मेथड ऑफ हेल्पिंग टू इंडिविजुअल, यहाँ किसी इंडिविजुअल को एनकरेज करने की बात हो रही है रीजन फॉर हिज, उसके रीजन बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कहते हैं, या फिर क्राइसिस। यहाँ किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो उसका सही आंसर है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, क्योंकि बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए, उसका रीजन जानने के लिए, तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द टर्म MRSA इज बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कशन कर लिया था। इसका सही आंसर है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरेस। ये आप लिख देना। अब फिर से एक बार बोलता हूँ, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। इसके अलावा किसी को देखना नहीं है, क्योंकि ये आप अगर देखो भी तो भी आपके दिमाग में छप जाएंगे, तो ये देखना भी मत। ये भी यही याद रखिए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथियासिस। तो नेफ्रोलिथियासिस इसका मतलब है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का दूसरा नाम है नेफ्रोलिथियासिस। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, स्टोवाइट स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन या फिर सिस्टाइन स्टोन। तो मोस्ट कॉमन है दोस्तों कैल्शियम स्टोन। जो कैल्शियम स्टोन होता है वो कॉमन स्टोन है, ठीक है, किडनी स्टोन में। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट स्टेट दैट द एम्प्लॉयज शुड बी रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम सुपीरियर। कौन सा स्टेट है, जो मैनेजमेंट स्टेट है, एम्प्लॉयज जो रिसीव ऑर्डर कौन से सिर्फ सुपीरियर का ऑर्डर मानते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में, यूनिटी ऑफ कमांड में, फ्री रेन डायरेक्शन में, एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ कमांड की बात गई है, यूनिटी जो होती है उसमें कमांड किसका, सिर्फ जो सुपीरियर होता है उन्हीं का माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज, उसको क्या एज इज नोन एज अ। जो कपल अभी भी मैरिड है रिप्रोडक्टिव एज में, उनको हम क्या कहेंगे, फोकस कपल, अनफोकस कपल, नॉन एलिजिबल कपल या फिर एलिजिबल कपल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एलिजिबल कपल। जो चाइल्ड बियरिंग एज में होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, तो उसको चाइल्ड बियरिंग कपल या फिर एलिजिबल कपल कहा जाता है। A family where the male is the head of the family and possess all power is called। the family where the male, जो मेल होता है वो हेड होता है फैमिली में, और जो प्रोसेस उसका सब पावर उसके पास रहता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, मैट्रियार्चल फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली या फिर पैट्रियार्चल फैमिली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पैट्रियार्चल फैमिली। अगर मदर हेड होती है तो मैट्रियार्चल फैमिली हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान थे, तो उसमें कौन से फर्स्ट कब साल शुरू किए गए थे, 1969 टू 1974, 1956 टू 1961 या फिर 1961 टू 1966 या 1951 टू 1956। तो ये सही आंसर है 1951 टू 1956 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आता है दोस्तों। ये 5 ईयर प्लान किए गए थे स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। या ऑक्सीडेशन में केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, तो सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन गेन। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन होता है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, फूड वेस्ट, डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग या फिर पेपर।
तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, पहले बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस से किल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं सारे प्रोडक्ट, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो वेस्ट नहीं बायोडिग्रेडेबल हो पाते, जो मिट्टी में नहीं मिल जाते, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो फूड वेस्ट मिट्टी में मिल जाते हैं, डेड एनिमल्स भी मिट्टी में मिल जाते हैं, पेपर भी मिल जाते हैं क्योंकि वो पेड़ से ही बने होते हैं। तो पॉलीथीन बैग्स जो प्लास्टिक है वो कभी मिट्टी में मिलते नहीं है, तो और उसका डिग्रेडेबल होता नहीं है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। नियर साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज, ये एक दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है, मायोपिया का, प्रेस बायोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का, या फिर कैटरेक्ट का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मायोपिया। मायोपिया जो नियर साइटनेस इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन द फोटोथेरापी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। फोटोथेरापी किसके लिए यूज की जाती है, साइनोसिस के लिए, एंजाइना के लिए, या फिर डायरिया के लिए, या फिर जॉन्डिस के लिए। यहाँ पर फोटोथेरापी जो एनआईसीयू में आपने देखी होगी, ब्लू कलर की लाइट बच्चों पर गिराई जाती है, तो ये एक जॉन्डिस के लिए गिराई जाती है। यहाँ पर येलो अपीयरेंस ऑफ द बेबी, स्किन का जो कलर होता है वो येलो पीला हो जाता है, तब जॉन्डिस होता है। जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तब ये होता है। तो फोटोथेरापी का यूज किया जाता है मेंटेन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमारा आंसर रहेगा जॉन्डिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए कौन सी है, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेस्टिबुलोकोकर, या फिर ओक्यूलोमोटर। तो इसका सही आंसर है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो स्मेल के लिए होती है, ऑप्टिक नर्व आई जो ऑप्टिक नर्व हो दिखने के लिए होती है, विजुअल के लिए होती है, ठीक है। इसकी दो चर्चा हम अगले हमारे एमसीक्यू में करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू है, यहाँ पर देखिए नॉन नर्सिंग एमसीक्यू है 7-8। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में होता है 73, 59, 83 या फिर 79। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा ये पैटर्न कौन सी फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर, पहले मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर पैटर्न समझनी पड़ेगी। तो जो पैटर्न दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पर दो पैटर्न चल रही है। 78 में 4 प्लस किए है तो 82 हो जाए, 4 प्लस, उसमें 4 प्लस करके ये दूसरी पैटर्न है, तो उसमें फिर से 4 प्लस किए गए हैं तो 86। उसी तरह से 65 में 4 प्लस किए गए हैं तो क्या हुआ है 69, और अब उसमें 4 प्लस हम करेंगे तो क्या आएगा, तो 69 में 4 प्लस करने से 73 आने वाला है। तो हमारा आंसर रहेगा 73। कौन सी पैटर्न यहाँ फॉलो हो रही है ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट। ये जो ट्रॉफी है द वेलिंगटन ट्रॉफी, ये किस गेम में दी जाती है, हॉर्स रेसिंग, रोइंग, बास्केटबॉल, या फिर कार रेसिंग, किस में दी जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, रोइंग। जो बोट रेसिंग होती है बोट में, तो वही उसमें ये ट्रॉफी दी जाती है। उसके अलावा हॉर्स रेसिंग में ग्रैंड नेशनल डर्बी ये ट्रॉफी दी जाती है। बास्केटबॉल में लैरी ओबियन ट्रॉफी, वॉल्टर ए या ब्राउन ट्रॉफी दी जाती है। कार रेसिंग में ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट ट्रॉफी या एबी क्रुकल ट्रॉफी ये दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। और रोविंग जो बोट वाली होती है, बोट रेसिंग, उसमें द विलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। हमारा अगला एमसीक्यू है, द प्रीटर्म इन्फेंट्स एल्बो में इजीली ब्राउट अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, उस साइन को क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग का ये एमसीक्यू है दोस्तों। सनसेट साइन, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, स्कार्प साइन, या फिर ग्रास। तो यहाँ एक साइन है स्कार्प साइन, जो चेस्ट से वो इजीली ब्राउट अक्रॉस द चेस्ट टू रेजिस्ट, कोई किसी भी रेजिस्टेंस के बिना एल्बो को चेस्ट से दूर ले जाता है, उस साइन को क्या कहते हैं, स्कार्प साइन कहते हैं। टू बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 88 सेकंड, यह मैथमेटिक्स का
है, लेकिन इतना इजी है कि आपको तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर टू बेल्स रिंग इंटरवल 8 सेकंड एंड 58 सेकंड इफ दे बोथ रिंग 10 o'clock in the morning together after how many second will they together again। यहाँ पर दो बेल है, जो एक 80 सेकंड बजता है और 58 बजता है, और एक साथ दोनों 10 बजे बजे थे। तो अब कितनी सेकंड के बाद ये दोनों साथ में फिर बजेंगे? तो यहाँ सेकंड दी गई है 2060 662, 2552 या 2772 या 2442। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ क्या करना होगा, तो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 80 सेकंड है उसको पहले लिखते हैं। तो 88 सेकंड है, उसको कैसे लिखा जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है 2/2 4 2 8 8 इंटू 11 88। उसी तरीके से 58 होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? इंटू 2। ठीक है, तो अब इनमें जो कॉमन है, कॉमन जो हमें साथ में बजाना है, तो जो कॉमन है 11 29 और 2, इनको अब हम काउंटिंग करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नंबर आएगा। तो उस नंबर पर हम उसका जो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बी आंसर 2552। तो इतनी सेकंड के बाद ये दोनों बिल साथ में बजने वाले हैं। तो हमारा सही आंसर रहेगा 2552। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका कैलकुलेशन आप सीधा कर दोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर दो दो और दो, इसका ये भी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय द सेलिंग अ सीपीयू ऑफ, यहाँ ये भी कैलकुलेशन का है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इतना कॉमन होता है कि कई लोगों को आता नहीं है। सीपीयू है एक जो ₹6,325 a man make a profit of 50%, 15%. At what price should be he sell it to make a profit of 25%? एक आदमी सीपीयू को जो बेचता है 6,325 में और 15% का मुनाफा करता है, तो वो कितने प्राइस में अगर बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि ऑप्शन इसके इससे जो हमारी प्राइस है उससे बड़े रहने वाले हैं। तो इनमें से आप ए बी 6,875, 6,675 या 775 या 6,975, इनमें से कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 6,875। कैसे? तो देखिए दोस्तों, सेल प्राइस है इज इक्वल टू सीपी, जो करंट प्राइस है उसकी जो करंट प्राइस होगी, जो उसने प्रॉफिट लिया है उसके बिना, वो इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है वो, और उसके डिवाइड 100, ये परसेंटेज के साथ है। तो ये सेल प्राइस तो हमें पता है, लेकिन ये हमें नहीं पता है। तो सेल प्राइस कितनी है? तो ये रही 6,325 सीपी, और ये 1 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ था? तो 15%। यहाँ तो 15, तो 15/100 तो 0.15 हो जाएगा, और उसमें एक ऐड करना है, तो एक फॉर्मूला ही है, तो 1.15 ये होगा। तो अब सीपी अगर हमें चाहिए, करंट प्राइस उसकी क्या होगी? तो सीपी इज इक्वल टू 6,325 डिवाइड 1.15, ये करने से हमें करंट प्राइस मिलेगी 5,500। तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी दोस्तों? तो 5,500 होगी।
अब उसको कितना मुनाफा मिला है, मिलना चाहिए ऐसा सोच रहे हैं हम 25%। तो अब सीधा 25% से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और डिवाइड बाय 100, तो डायरेक्ट हमें प्राइस मिल जाएगी। तो 1375 का मुनाफा होने वाला है। कब? जब वो 25% में बेचे, उसको प्रॉफिट लेके बेचेगा तब। तो अब ये 1375 आया है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी करंट प्राइस थी उसमें। तो 1300 जो आया है उसमें जो 5500 है उसको ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारी जो मुनाफे वाली कीमत है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार्ज हीप ऑफ मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इन नोन एज। जो मास स्कार टिश्यू डेवलप हो जाती है कोई लार्ज हीप होने में बियॉन्ड वुंड सरफेस इज नोन एज, जो हमें कुछ लगा होता है तब तो और स्कार बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैलोइड एंसेंस स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल स्कार। तो उसको बोलते हैं दोस्तों कैलोइड, कैलोइड कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ये आपको जीके में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चंद्रगुप्त को, कृष्णदेव राया को, या फिर नागार्जुन को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। इनको क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम फैट गिव। 1 ग्राम फैट में से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 8 ग्राम, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी, 4 कैलोरी या फिर 6 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 ऑन बी, 9 कैलोरी मिलती है फैट से। हु इज द रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस का फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, स्टॉलमैन या अल्फ्रेड एल्डर। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि इन्होंने साइकोएनालिटिक थ्योरी लिखी थी। प्राइम्स इंक्लूड्स, प्राइम्स क्या होता है दोस्तों? तो प्राइम्स जो होता है वो एक प्रोटीन का होता है, तो इसमें ओनली डीएनए, डीएनए एंड आरएनए, ओनली आरएनए प्रोटीन्स। तो ये इसकी एक डेफिनेशन में ही आता है। तो एक इन्फेक्शन होता है जो प्रोटीन का, और जो प्रोटीन का बना हुआ होता है प्राइम्स, तो उसको बोलते हैं डी। तो वो प्रोटीन उसमें आता है, इंक्लूड होता है। विच इज द डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स, नॉरएपिनेफ्रिन, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी apparatus। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। The time interval between infection of the suspected person and the appearance of the signs and symptoms is the disease is called। जो टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन होता है तब से सस्पेक्टेड पर्सन को और उसका साइन सिम्टम्स दिखता है तब तक का जो टाइम होता है इंटरवल, उसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या रिकवरी पीरियड। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। ये सारी डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं और अगले लेक्चर में अभी करने वाले हैं, दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका सही आंसर है। Which is the process of recording the electrical potential of the skeletal muscles and nerves, supplying them by inserting small needle electrodes into the muscle। ये एक इंसर्टिंग स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड्स की होती है जो मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में डाली जाती है। किसके लिए? रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को नोट करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? ईसीटी, ईईजी, ईसीजी या ईएमजी। तो देखिए ईसीटी तो झटका देते हैं, मेंटल में आता है। ईईजी भी जो मेंटल का एक रिपोर्ट है। ईसीजी तो वो कार्डियोग्राम का हमारे वो कार्डियोलॉजी में आता है। तो ये मसल्स जो स्केलेटल मसल्स के आते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जान, तो उसको ईएमजी, इलेक्ट्रो मायोकार्डियल में आता है। द मनी दैट इज
spent to buy assets such as a land, building, machine and the other equipment is called spend। मनी किस में खर्च की करते हैं हम? असेट जैसे कि लैंड, कोई जमीन या फिर बिल्डिंग या मशीन खरीदने में करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड बैरियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है दोस्तों, कि हम किसी जमीन को ले लेते हैं, किसी मशीन को, किसी बिल्डिंग को लेते हैं, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस? इनमें से कौन सा पेल्विस हार्ट शेप पेल्विस है? एंथ्रोपोइड, प्लेटेप्लोइड, गायनेकोइड या फिर एंड्रोइड? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था और ओबीजी के लेक्चर में करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। तो एंड्रोइड जो पेल्विस होता है वो होता है हार्ट शेप। हार्ट पूछा जाए जो ज्यादातर मेल में होता है, गायनेकोइड फीमेल में होता है, ओवल शेप का होता है। प्लेटेप्लाइड आए तो वो फ्लैट होता है, और एंथ्रापोइड होता है वो एक शार्प या नुकीला होता है। जो पेल्विस होता है वो दोस्तों उसकी बात की गई है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन? ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनमें से टंगस्टन का एक एलिमेंट है, तो उसका सिंबल क्या है? टी, डब्ल्यू एन, टी एन या फिर डब्ल्यू? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, डब्ल्यू। जो जैसे कि हम ऑक्सीजन को ओ दर्शाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, या फिर पोटेशियम को के कहते हैं, उसी तरह से टंगस्टन को हम डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला आंसर है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप ऑफ इज। जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप या फिर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट? तो प्राइमरी ग्रुप होता है दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनमें जो नॉर्मल बातें होती है फेस टू फेस एक क्लोज होते हैं वो, तो सब कुछ फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इम्पर्सनल, वॉलंटरी ऐसा कुछ आता नहीं है, प्राइमरी ग्रुप है। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टराइज बाय। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट है वो कौन सा है? आर्च ऑफ आयोटा, बंडल ऑफ हीस, एवी नोड्स या एसे नोड? किसको कहा जाता है पेसमेकर ऑफ द हार्ट? इसका सही आंसर है दोस्तों एसे नोड। साइनोएट्रियल जो नोड है उसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज। जो प्लूरल स्पेस से जो रिमूवल टिश्यू को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? लीवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी या प्लूरल बायोप्सी? तो इसका सही आंसर है प्लूरल बायोप्सी, क्योंकि वहां से चेक करने के लिए कैंसरियस ग्रोथ है कि नहीं टिश्यू का, वो चेक करने के लिए प्लूरल बायोप्सी लेते हैं प्लूरल स्पेस में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एडीपी फॉस्फोराइलेशन बाय पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज? इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑक्सीजोजेनेसिस, हाइड्रोपेरोक्साइडेसिस या फिर ऑक्सीडेज? इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो प्रोसेस है इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ रिकवरी फ्रॉम द एन इलनेस? इलनेस में से जो रिकवर होता है उसकी दूसरी टर्म क्या है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन या रेमिशन? तो जो रिकवरी फ्रॉम इलनेस है उसको रेमिशन भी बोला जाता है दोस्तों, तो हमारा आंसर रहेगा डी, रेमिशन। The surgical removal of the entire eye along with a part of the optic nerve। सर्जिकल रिमूवल है किसका? तो एंटायर आई along with the ऑप्टिक नर्व के साथ निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैराटोमाइलिसिस, इंक्लूशन या फिर कैराटोटोमी या वर्चुअल रेटिनल सर्जरी? तो इसका सही आंसर है एन्क्लिएशन कहा जाता है, एन्क्लिएशन कहा जाता है। The ratio of the number of girls to boys in the school of
3240 student is 35:37. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाउ मेनी एक रेशियो दिया गया है, टोटल स्कूल का स्टूडेंट कितने हैं 3240 में से ये एक रेशियो दिया गया है, तो उनमें से कितनी गर्ल को ऐड करेंगे तो जो रेशियो हो, क्योंकि यहाँ पर गर्ल कम है दोस्तों, यहाँ पर 37 है और यहाँ 35 है, तो गर्ल कम है, तो गर्ल कितनी ऐड करेंगे तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर ऑप्शन में 90, 100, 70 या फिर 80, तो इसका सही आंसर है 90। कैसे, तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दो बॉयज और गर्ल्स टोटल कितनी है 3240, तो जो यहाँ पर एक यहाँ देखिए 1:1, इसका मतलब होता है 35/37 इज इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर दोनों का प्लस कीजिए तो टोटल है 35x प्लस 37x इज इक्वल टू टोटल कितना है 3240। तो जो टोटल होता है 72x इज इक्वल टू 3240 हमारे स्टूडेंट हैं। तो x इज इक्वल टू होता है 45। कैसे, तो 3240 डिवाइड बाय 72। अब ये 72 इनको दोनों को प्लस करने से आए हैं, ठीक है। तो x मिलता है हमें 45। अब हमें 35x और 37x में x जोड़ देंगे, तो 35x इज x की कीमत ऐड कर जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे, तो हमें गर्ल्स मिल जाएंगी 1575। और उसी तरीके से हम जो बॉयज है उसके ऐड करेंगे, तो उसमें से अगर जो ये टोटल नंबर थे उनमें से लड़कियां निकाल देंगे तो ये बॉयज भी हमें मिल गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, तो जो इनमें जो 1665 है उसमें से 1575 निकाल देंगे, तो 90 गर्ल कम है, तो 90 गर्ल को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएंगे वो 1665। तो जब दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो उसका जो रेशियो है 1:1 हो जाएगा, तो 90 गर्ल को ऐड करना है, ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन ड्रग फॉर अ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, एमिकासिन या फिर आइसोनियाजाइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एमिकासिन। पूरा डिस्कशन हमने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के बारे में अगले वीडियो में किया है, तो वो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है। अगला एमसीक्यू है दोस्तों, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंट इन राज्यसभा। यूनियन टेरिटरीज कितनी रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, 2, 6, 4 या 1। तो ये सही आंसर है दोस्तों 2। राज्यसभा लोकसभा में ज्यादा होता है, राज्यसभा में 2 आती है, पौंडुचेरी और दिल्ली, ठीक है। तो 2 टेरिटरीज प्रेजेंट करता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायरेटिक। ये भी हमने आगे डिस्कस कर लिया था। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स, रेस्टलेस एंड एजिटेशन, अनपेरेस्थेसिस। तो इसका सही आंसर है वीक इरेगुलर पल्स। रेगुलर पर जो डायरेटिक होता है उसकी वजह से लूप डायरेटिक उसके वीक इरेगुलर पल्स हो जाता है। Bacillus caris food poisoning is commonly associated with the consumption of। जो Bacillus caris food poisoning होता है वो किससे एसोसिएटेड करता है, फ्राइड राइस से, ग्रीन बीन से, बॉटल हनी से या फिर बैक पोटैटो से। तो फ्राइड राइस जो होता है, चावल होते हैं जो, उनसे होता है Bacillus caris food poisoning, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला एमसीक्यू है, the analysis of the pattern of the loci of structure within the body plan and an organism that form the basis of taxonomical categorization is। उसको क्या कहा जाता है,
एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी या कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी? इसका सही आंसर है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी की सारी डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये याद रहेगा। तो जो पैटर्न होती है लोकाई स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स टू बेसिस टॉक्सोनॉमिकल कैरेक्टराइज, तो उसमें जो कंपैरेटिव होती है वो कंपैरेटिव करता है, तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी आता है। Which is the hormone that increase water reabsorption by inserting a water channel to aquaporins or aquaporins? एंजियोटेंशन हार्मोन, अल्डोस्टेरोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो यहाँ देखिए, तो इंक्रीज वाटर रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, तो वो क्या करे, कौन सा आएगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, डायरेटिक का मतलब होता है हमारा किडनी फंक्शन बढ़ जाता है, लेकिन एंटी डायरेटिक का काम ही यही है वाटर को रीएब्सॉर्प्शन करना, जो बॉडी में से फ्लूइड को जाने देता नहीं है, तो आएगा हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, हु मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनसाइटफुल लर्निंग? इनसाइटफुल लर्निंग में कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? इवान, तो उसको किसने बनाया था? इवान पावलोव, बीएफ स्किनर ने, या फिर कोहलर ने, या फिर थ्रो थ्रोनडाइक ने? तो हमारा सही आंसर है कोहलर। जो कोहलर थे उन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग का उसके बारे में पूरा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन के में टेंटेटिव आंसर, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव्स या फिर हाइपोथेसिस? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन को टेंटेटिव आंसर देते हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है। What does the mixture of the surfactants contain? प्रोटीन एंड सर्फेक्टेंट्स जो होता है उसमें क्या कंटेंट रहता है? प्रोटीन, लिपिड, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड, लिपिड एंड क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड रहता है सर्फेक्टेंट में। ठीक है। पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल गार्डन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, उसके बारे में कई बार एमसीक्यू पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये पेंच नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में है, मेघालय में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क आया हुआ है। तो आप बॉटनिकल गार्डन, जो नेशनल गार्डन है उसके बारे में, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे आए वो आप जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? जो करंट का, इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई यूनिट कौन सा है? जूल, गॉस, एम्पियर या हेनरी? आपको सबको पता ही होगा इसका एम्पियर ए आएगा, उसको ए दर्शाया जाता है। उसी तरीके से हमने आगे डिस्कस कर लिया था वेट का, फिर हाइट का, सबका हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। What is the average weight gain of the neonatal per day? neonatal का जो weight gain होता है तो वो कितना एक दिन में होता है? 100 से 150 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 25 से 30 ग्राम या फिर 5 to 10 ग्राम? यहाँ पर दोस्तों आंसर है हमारा सी। ये भी एक सोचने लायक है कि एक दिन में इतना तो बढ़ेगा नहीं, या फिर 50 to 60 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा, बाकी 9 मंथ में तो कितना बड़ा बेबी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होएगा, तो इन दोनों में से एक आएगा। तो 5 से 10 ग्राम भी नहीं आएगा, तो ये तो कम बेबी या छोटा बेबी रहेगा, तो हमारा सही आंसर है ये 25 to 30 grams। इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज? जो इनएडिक्वेट कर हो जाता है पंपिंग किसका, हार्ट का, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक? तो उसको दोस्तों कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में आता है। ठीक है। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? फंक्शनल यूनिट इनमें से कौन सा है किडनी का? नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, तो नर्व फाइबर्स? इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता ही है, नेफ्रॉन्स इसका सही आंसर रहने वाला है।
फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज, ये भी पूछा जा चुका है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या प्रोटियोजियोलाइसिस। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ये सही आंसर रहने वाला है। ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है? एड्रेनालिन, पिट्यूटरी, ओवरिस या फिर टेस्टिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे दिमाग के अंदर, वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज बाय द एपिसोडिक वर्टिगो। यहाँ पर देखिए एपिसोडिक वर्टिगो है, टाइनेटिस है, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है, इज द रिफर टू। एक डेफिनेशन ही है दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया, नाइस्टेगमस या फिर मेनियर्स डिजीज या फिर ऑस्किलोसिस। तो इसका सही आंसर है जो मेनियर्स डिजीज होता है उसमें ये सब होता है। एपिसोडिक वर्टिगो हो जाता है, टाइनेटस हो जाता है और हियरिंग लॉस भी हो जाता है, सेंसोन्यूरल। ठीक है, तो उसको कहते हैं माइनर्स जो मेनियर्स डिजीज है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय पेशेंट ऑफ ऑल एज ऑन शॉर्ट टर्म। यहाँ पर देखिए बेसिस, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल एज का लिखा गया है और शॉर्ट टर्म के लिए सभी हर कोई यूज कर सकता है। टाइप क्रच, ये क्रच क्या है दोस्तों? तो जो डिसेबिलिटी पर्सन है वो खड़े होने के लिए या फिर चलने के लिए यूज करते हैं, पकड़ते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, उसको क्लच कहते हैं। यहाँ से पकड़ना होता है या फिर यहाँ बीच में से पकड़ना होता है पकड़ के, तो उसको क्रच कहते हैं। तो वो कौन से उसके भी टाइप होते हैं, प्लेटफॉर्म क्रच या फिर एक्सिलरी, लॉन्स्टर्ड, लॉबस्टर्ड या फिर एक्सटेंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सिलरी क्लच। ये सभी यूज कर सकते हैं। ये कॉमन जो क्लच है ये कॉमन है, इसका भी डिस्कशन हमने किया था। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर सेट टू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है ये किसके लिए है? हेल्थ केयर वर्कर के लिए, पेशेंट के लिए, पेशेंट रिलेटिव के लिए या जनरल पब्लिक के लिए? या पेशेंट के या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए ही नहीं है या जनरल पब्लिक के भी लिए नहीं है? हेल्थ केयर वर्कर, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है। इसमें ग्लव्स, मास्क, पीपी किट सब कुछ आ जाता है। सब उसका पूरा डिस्कशन हमने अगले वीडियो में किया है। वल्सेलम फॉर्सेप यूज टू ग्रिप अप। वल्सेलम जो फॉर्सेप होता है वो किसको ग्रिप करने के लिए होता है? पेरिनियम, फिटल हेड, सर्विक्स या लेबियम। तो वल्सेलम फॉर्सेप आपने देखा होगा दोस्तों, एक फॉर्सेप होता है और उसकी जो होती है वो इस तरीके से होता है, आगे से ऐसा नुकीला होता है पकड़ने के टूथ जैसा। तो ये किसको ग्रिप करने के लिए होता है? तो सर्विक्स की लिप को ग्रिप करने के लिए होता है। तो हमारा आंसर रहेगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। द यूरेथ्रल ओपनिंग बिहाइंड द पेनिस को क्या बोलते हैं? फिमोसिस, एपिस्पीडियासिस, हाइपोस्पीडियासिस या हाइड्रोसेल। तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्पीडियासिस। ये पीडियाट्रिक में आता है, लेकिन यहाँ ये जो है उसकी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इसके बारे में हाइपोपीडियासिस, एपिस्पीडियासिस, फिमोसिस, हाइड्रोसेल, इसके सारे बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। बैक मसाज का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? इफ्लर्ज, सोकिंग, टैपिंग या फिर पैट्रिसेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शॉकिंग। और जो इसके अलावा है इफ्लर्ज, टैपिंग, प्रेस्टीज और फ्रिक्शन, ये सब आता है बैक केयर के टाइप में। ठीक है, यहाँ नॉट लिखा गया है, तो जो शॉकिंग है वो टाइप नहीं है बैक केयर मसाज का। हमारा अगला क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट इज। यहाँ पर स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट आर फॉलो बाय द थ्री कंडीशन, give a statement to a true or choice to answer from the given option statement। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है G इज इक्वल टू एल, यहाँ ग्रेटर देन ई, लेस देन ए, लेस देन इज इक्वल टू एम।
और कंक्लूजन यहाँ पर दी गया है एक, जो एल है एल एम से एल बड़ा है, दूसरा है जी से ए बड़ा है और एल से ए बड़ा है। तो ऑप्शन है ऑल फॉलो कर रहा है या फिर ओनली 1 और 2 है फॉलो कर रहा है, नॉन फॉलो है, यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और ओनली 2 और 3 फॉलो। इनमें से कौन सा ट्रू है, यहाँ ट्रू चॉइस करना है दोस्तों। यहाँ पर ट्रू चॉइस करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारे 19 के पेपर में, जिसमें कई लोग टाइम बर्बाद करते हैं। अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो ऐसे एमसीक्यू को छोड़ दीजिए, ई ऑप्शन है तो ई कर दीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर सीधा देखिए, यहाँ पर G इज इक्वल टू एल है तो E इज इक्वल पहले तो E से बड़ा L है और E से बड़ा A है, तो इन दोनों से ये दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पर M से बड़ा L ये हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये तीनों गलत ही हो रहा है, कोई यहाँ फॉलो, तो नॉन फॉलो यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।